देन अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहाँ से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इस एक्ट के फीचर्स में क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले तो ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था होम गवर्नमेंट है, यानी कि ब्रिटेन में बैठी सरकार ने इस एक्ट को भेजा भारत के लिए, जिसमें ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो कंपनी को जो ट्रेड मोनोपोली थी, उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, यानी कि 1813 तक। पहला पॉइंट ये याद रखना, 1813 तक। अभी कंपनी को खत्म नहीं किया गया, कंपनी को मोनोपोली को बढ़ाया गया, 1813 तक कर दिया। दूसरा, यहां से किया गया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो मद्रास का गवर्नर था, बॉम्बे का गवर्नर था, उसकी पावर किसके पास चली गई बंगाल का गवर्नर के पास। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लाइक उस टाइम पे अगर सर जॉन शॉर थे, या अगर हम बात करें कॉर्नवालिस थे या वेलिस्ली थे, तो इनके पास जो है वो किसकी पावर आ गई, गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल के पास गवर्नर ऑफ मद्रास प्लस गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इन दोनों की पावर आ गई। तो यानी कि इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब कि जो आपका बॉम्बे का गवर्नर था, उसकी पावर उसे छीनकर किसको दे दी, बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दो ही पॉइंट्स है इसके बारे में जो याद रखने। सेंट्रल एक हो गया हमारा ये वाला एक्ट, दूसरा मतलब एक पॉइंट हो गया हमारा ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाला, और दूसरा हो गया हमारा ये 20 साल की मोनोपोली का, यानी कि कंपनी को नहीं छेड़ा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट और भी है जो आपको पॉलिटी में आएगा, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना यहाँ पर ही, कि जो सैलरी और अलाउंसेस थे, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके जो सैलरी और अलाउंसेस थे, इसका खर्चा जो है वो इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। मतलब भारत से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसके थ्रू ही जो है वो सारा खर्चा जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो पे किया जाएगा। तो इसको कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब भारत से पैसे का विलय, भारत से पैसे का जाना। दूसरा एक्ट, ये वैसे तो अभी आगे आएगा पढ़ने के लिए, लेकिन हम इसको भी साथ में कवर कर देते हैं, दैट इज चार्टर एक्ट 1813। यहाँ पर जो मोनोपोली 20 साल की दी गई थी उसको खत्म कर दिया गया। उसमें भी एक एक्सेप्शन दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि चलो आप पुरानी कंपनी हो, आपको एक एक्सेप्शन देते हैं, दैट इज चाइनीज ट्रेड और टी। जो भारत से जो चाइनीज ट्रेड हो रही थी एक उस पर, प्लस दूसरा चाय, इन दोनों के ऊपर कंट्रोल दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाकी जितनी मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया। साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, यानी कि क्रिश्चियनिटी को भारत में स्प्रेड करने की जो परमिशन दी गई, दैट इज अंडर चार्टर एक्ट 1813। 1813 के जो चार्टर एक्ट था, ये जो अधिनियम था, इसके तहत ये कहा गया कि अभी क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो भारत में आ सकती है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। साथ में ये भी कहा गया कि एजुकेशन के ऊपर जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को खर्च करना पड़ेगा, टू स्पेंड 1 लाख ऑन एजुकेशन। तो ये कुछ प्रोविजन थे इस एक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो गवर्नर जनरल बनते हैं, दैट इज आपका लॉर्ड आर्मिस्ट। इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो है 1823 से लेकर 28, यानी कि 5 साल का। इनके टाइम पे यंग बंगाल मूवमेंट हुई है 1826 में, हेनरी वेवांजो इसके लीडर थे। वहाबी मूवमेंट इनके टाइम पे हुई है। ब्रह्मो समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने इनके टाइम पे बनाया, यानी कि 1828 में जो है वो ब्रह्मो समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने बनाया। देन संस्कृत कॉलेज यहाँ पर 1824 में बनाए, और वेदांता कॉलेज जो है वो 1826 में। ये दोनों राजा राम मोहन रॉय से लिंकअप करते हैं। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर इनके टाइम पे हो रखी है, जिसका रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ यंदबो। पेपर में आ रखी है ट्रीटी, कि ट्रीटी ऑफ यंदबो कौन से ईयर में साइन हुई है, प्लस मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपको एचएस में देखने को मिल जाएगा एक स्टेटमेंट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटी ऑफ यंदबो रिजल्ट था फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर का, और ये बर्मा वॉर जो है वो लॉर्ड आर्मिस्ट के टाइम पे हुई भी। 1824 में इनके टाइम पे इवेंट हुआ है, दैट इज बैरकपुर म्यूटनी। 1824 में ये हुई है बैरकपुर म्यूटनी, और इसका जो रीजन था वो था ब्रिटिश की इंटरफेरेंस, यानी कि ब्रिटिश सोसाइटी में इंटरफेयर कर रहे थे रिलीजन में। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन मिशनरीज, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी ये यहाँ पर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रहा था। तो बैरकपुर जो मिटनी थी, ठीक है, बैरकपुर की जो आर्मी थी, जिसमें इंडियन सोल्जर्स थे, उनको ये पता चलता है, उनको ये समझ आता है कि हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दे वर रिवोल्टेड अगेंस्ट द कंपनी, बट लेकिन इसको सप्रेस कर दिया जाता है। दूसरा, हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला इन 1827। लॉर्ड आर्मिस्ट वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसने जो है वो शिमला को विजिट किया था 1827 में। वहाबी मूवमेंट, इसको यहीं पर कवर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट है, बहुत लंबी चलती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 1820 से लेकर 1830, कहीं कहीं इसका डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं। इसका जो लीडर था वो था सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। रायबरेली का जो सैयद अहमद था, ये सैयद अहमद खान से अलग है। ये एक सोशो रिलीजियस मूवमेंट थी,
ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा, इसको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहा गया है, इसको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहा गया है। और इसमें ये टारगेट रखा गया था कि जो इस्लाम की जो प्योर टीचिंग्स है उनको रिस्टोर करना। कहां पर? बंगाल और पंजाब में। बंगाल और पंजाब में जो इस्लाम की जो प्योर टीचिंग्स है उनको रिस्टोर करना इस मूवमेंट का मेन टारगेट था। और जो ये रिवाइवलिस्ट मैं आपको यहां पर कह रहा हूं, एक होता है रिवाइवलिस्ट, रिवाइवल मतलब जो पुराना है उसको ही रिवाइव करना। दूसरा रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म्स मतलब जो अभी है उसमें ही रिफॉर्म्स करके न्यू जो है वो चेंजेस लाना। एक होता है रिवाइवल जो पुराना, रिवाइवल मतलब पुराने वाले को ही दोबारा से इंप्लीमेंट कर देना, लेकिन रिफॉर्मिस्ट मतलब रिफॉर्म्स करना। तो यहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफॉर्मिस्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवाइवलिस्ट। इस पर बेस जो है वो क्वेश्चन बनता है पेपर में, ये याद रखना। तो ये जो वहाबी मूवमेंट है इसका जो मेन टारगेट था वो था कि जो इस्लाम की जो प्योर टीचिंग्स है उसको जो है वो रिस्टोर करना। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो है वो कहां पर मेन टारगेट था? ये पंजाब और बंगाल में। ठीक है, और ये एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। इसका लीडर थे सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। यंग बंगाल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो लीडर थे दैट इज हेनरी लुइस विवान द्योरजो। ठीक है, ये टीचर थे हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज बना था 1817 में, उसके जो है वो टीचर थे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत, हेनरी वेवांजो। और इसमें ये कहा जाता है कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे। इन्होंने जो इनके स्टूडेंट्स थे उनको जो है वो कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ब्रदरहुड, इन सब के बारे में सिखाया, अपने स्टूडेंट्स को जो ट्रेन किया। तो जिससे जो है वो यहाँ पर जो है वो उन्हें कहा गया यंग स्टूडेंट। प्लस साथ में ये जो पूरी की पूरी जो इन्होंने पढ़ाया, क्रांति जो अपने स्टूडेंट्स में लेकर आए रिगार्डिंग सोशल रेवोल्यूशन, रिगार्डिंग अवेकनिंग, रिगार्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इस पूरी मूवमेंट को कहा जाता है यंग बंगाल मूवमेंट। छोटी सी मूवमेंट है, उसका हेनरी विवांजो खुद भी छोटी सी एज में जो इनकी डेथ हो जाती है। और ये जो है वो मूवमेंट यहीं तक लिमिट होती है। साथ में ये मूवमेंट जो है वो ब्रह्मो समाज से भी काफी इफेक्ट होती है। सो ये थी हमारी आज की क्लास।